Please subscribe the channel and press bell icon for notification. चलिए, तो आप में से कई लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली होगी क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तारीख को बढ़ा दी है। लेकिन इतना भी ज़्यादा निश्चिंत मत हो जाइएगा कि अगली ट्रेन भी कहीं छूट जाए। हाँ, कोई उलझन हो तो इसके लिए हम हर बार की तरह इस बार भी लेकर के आए हैं टैक्स गुरु, जहां ना सिर्फ आपकी उलझनों को सुलझाएंगे बल्कि टैक्स बचाने को आपको गुर भी सिखाएंगे। और इसमें हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। गौरी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। और सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं, और गौरी आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल लक्ष्मण, मैं भी अपने पूरे टैक्स गुरु परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। चलिए, धन्यवाद। हम चाहें कि हर अगले साल हम लोग ढेर इस नए साल में कई सारे ऐसे टिप्स बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा पाएं कानून के दायरे में रह करके। लेकिन फिलहाल इस शो में क्या हम बताने वाले हैं, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि एक बार फिर बढ़ी इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तारीख। रिटर्न फाइल कर चुके लोग कैसे सुधारें अपनी गलती, आपको बताएंगे। क्या सेक्शन 24 के अलावा भी होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट पाने का कोई और है तरीका, और नए साल में बदल गए हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के नियम। जानिए कौन सा रिटर्न अब साल में 12 की जगह भरने होंगे सिर्फ 4 बार। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नए साल की शुरुआत में जो एक अच्छी खबर टैक्स पेयर्स को मिली है वो है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। तारीख में बढ़ोतरी की गई है। अब अंतिम तारीख जो है बढ़ा दी गई है, यानी आपको थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा मिल गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो गौरी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो तारीखों में बदलाव किया गया है इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए टैक्स पेयर्स को? देखिए लक्ष्मण, सबसे पहले तो मैं तारीखें बता देती हूँ किन किन तारीख में क्या क्या बदलाव है। जो इंडिविजुअल्स हैं नॉन ऑडिट केसेस के लिए, उनको सिर्फ 10 दिन की मोहलत मिली गई है। उनको 10 जनवरी तक अपनी रिटर्न भरनी है। जो ऑडिट रिपोर्ट जानी है वो 15 जनवरी तक जानी है, और जो इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट केसेस की जानी है वो 15 फरवरी तक जानी है। तो उसमें काफ़ी समय है अभी। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस बार भी आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का समय है वो आपके पास इस बार ही ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली तो 31 जुलाई होती है ड्यू डेट। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। लेकिन अब क्योंकि ओरिजिनल डेट ही 10 जनवरी है, तो अगर आपकी ये वाली डेट भी छूट जाती है तो विद लेट फी अगर आपको रिटर्न अपनी जमा करनी है तो आपको जो टाइम है वो बहुत कम मिलेगा, और उसमें फिर भारी पेनल्टी आपको चुकानी पड़ेगी। यानी कि आपको अब जो नई तारीख आई है उस तारीख के भीतर भीतर आप हर हाल में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए, वरना दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है गौरी, उन्होंने अगर कोई गलती कर ली है तो उनको क्या सुधारने का और मौका मिल गया है? बिल्कुल लक्ष्मण, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने आखिरी मिनट पे जल्दबाजी में अपनी रिटर्न भरी होगी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया हुआ था और बहुत ईमेल्स कर रही थी, एसएमएस कर रही थी, बार बार ट्वीट कर रही थी कि इतने लोगों ने अपनी रिटर्न भर दी है, अब इतने लोगों ने पिछले 1 घंटे में रिटर्न भर दी है। उस जल्दबाजी में कई लोगों ने अपनी रिटर्न बिना ज़्यादा सोचे समझे और गलत भर दी होगी। तो उनके पास बिल्कुल ये प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में। जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दें, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान है सेक्शन 19। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 139(5) के तहत आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं विद इन द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ पे जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है वो सेक्शन 143(1) की जो इंटीमेशन आती है, लगभग वो सबको आती है, वो असेसमेंट नहीं मानी जाती है। कई लोगों को गलती लगती है कि ये हमारी असेसमेंट हो गई, तो ये असेसमेंट नहीं होती है। और कुछ लोगों का सवाल अक्सर ये रहता है कि हमारी ये जो रिटर्न है हम इसको कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है, आप चाहें तो इसको कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो स्क्रूटनी में आने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर श्योर हैं कि आपसे जो गलती हुई है वो जेन्युइन है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान ये रखें कि अगर आप अपनी कोई इनकम को कम कर रहे हैं, लॉस को बढ़ा रहे हैं, डिडक्शन को बढ़ा रहे हैं, रिफंड क्लेम कर रहे हैं रिवाइज रिटर्न के थ्रू, तो ध्यान रहे कि आप जो
कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अगर नोटिस आता है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, वरना रिवाइज करना एडवाइजेबल नहीं है। तो आप लोगों ने जल्दीबाजी में रिटर्न फाइल किए, कोई गलती की है तो उसमें भूल सुधार का मौका है। लेकिन एक बड़े पते की बात गौरी ने बताया कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल करके टैक्स की देनदारी को कम कर रहे हैं, तब शायद इनकम टैक्स विभाग की नज़र आप पे कड़ी हो सकती है। अगर टैक्स की देनदारी बढ़ जाती है रिवाइज रिटर्न में तो इनकम टैक्स विभाग तो खुशी होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की गुंजाइश शायद ना रह जाए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ आज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं थाईलैंड से राजेश कुमावत जी। राजेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट स्टार्ट किया था 3 ईयर लॉक इन पीरियड में। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि एनआरई एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकता है, तो मैंने सेविंग बैंक से इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में अब भी मेरे को पता चला है, तो मैं अभी मेरा वाइफ के अकाउंट पे जो इंडिया में है, मेरे एनआरई अकाउंट से उसके अकाउंट पे ट्रांसफर करके उसका अकाउंट ओपन किया है, तो उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड एंड शेयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड में, उसका अभी मैं मेरा सेविंग अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करके वो विड्रॉल अमाउंट एनआरओ में विड्रॉल कर सकता हूँ ना फ्यूचर में? गौरी क्या सुझाव है इनके लिए? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये आपसे थोड़ी सी गलती हुई है। जब आप एनआरआई हो जाते हैं विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसको कन्वर्ट करा के एनआरओ या एनआरई में कराना होता है। रेजिडेंट सेविंग अकाउंट आप नहीं रख सकते, इस पर भारी पेनल्टी है। ये आपसे थोड़ी सी चूक हुई है। अब अच्छी बात यह है कि आपने उसको कन्वर्ट करा लिया है। अब आपने जो कन्वर्ट करा लिया है उसकी इंटीमेशन आप म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी दे दीजिए कि आपका ये जो बैंक अकाउंट है इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो जब आप इसको रिडीम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और रिडेम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने अपनी वाइफ के नाम पे पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जब हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट देता है और वाइफ उस पैसे को कहीं निवेश करती है तो उससे जो भी कमाई होती है वो हस्बैंड की इनकम में इंक्लूड होती है। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे कि राजेश कुमावत जी अपने इनकम को वाइफ के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं, वाइफ कहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो ये ऐसा नहीं कि टैक्स की देनदारी से बच जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि टैक्स की देनदारी बनती है, क्लबिंग के नियम के तहत आपको इसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जयपुर से सुनील गुप्ता जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी बताइए क्या उलझन है आपकी? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर मैं 31 मार्च 19 को रिटायर हुआ और अप्रैल में मुझे मेरे टर्मिनल सुपर एनुएशन ड्यूज मिले। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे 7 लाख रुपया लीव एनकैशमेंट का मिला है ना, उस पे 20% मतलब 3 लाख की छूट देते हुए 20% के हिसाब से 80,000 रुपया टैक्स काट लिया। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये एप्लीकेबल है कि पूरा उनका लीव एनकैशमेंट नॉन टैक्स Please subscribe the channel and press bell icon for notification. टैक्सेबल होता है या हम जो अंडरटेकिंग है इन पे भी एप्लीकेबल होता है? आप क्या सुनील गुप्ता जी आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? क्या करते थे आप? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप एम्प्लॉय थे। अच्छा गौरी क्या कैसे दूर करें इनकी उलझन को? ठीक है, देखिए जो लीव इनकैशमेंट होती है अगर आपके वो टेन्योर ऑफ सर्विस में आप उसको इनकैश करते हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो कोई कहीं पे भी काम करते हो। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के टाइम पे उसको इनकैशमेंट लेते हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये फुल्ली नॉन टैक्सेबल होती है। तो आपका जो टीडीएस कटा है ये आपको रिफंड आ जाएगा। आप अपनी रिटर्न में दिखा दीजिए, इसको नॉन टैक्सेबल में दिखाइएगा जरूर, लेकिन नॉन टैक्सेबल होगी तो आपका जो टीडीएस कटा है वो आपका पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा। चलिए सुनील गुप्ता जी खुश हो जाइए, आपका जो भी पैसा कटा है वापस आपको आ जाएगा, सिर्फ आपको रिटर्न में इसको दिखाना है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के उदयपुर से दीपक उपाध्याय जी, जो कि फोन लाइन पर हैं। दीपक जी बताइए क्या सवाल है? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरे 2 सवाल है। पहला ये कि दिसंबर 19 में लिए प्रथम मकान के होम लोन पर इस फाइनेंशियल ईयर में 1,20,000 का ब्याज चुकाना है, ठीक है सर। तो इस राशि पर धारा 24 और धारा 80 EEA दोनों के तहत क्या 2 बार छूट मिलेगी कुल 2,40,000 की? और दूसरा ये सर कि पिछले शो में धारा 80D के बारे में बताया था कि 25,000 की मर्यादा में 5,000 के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्लेम की बात थी। तो ये क्लेम सर कौन कौन सी जांच पर ले सकते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, कोरोना, और क्या कोई व्यक्ति अपने आश्रित माता पिता, पत्नी और बच्चों की जांच पर भी क्लेम कर सकता है क्या सर? ये बताइएगा।
गौरी बता दूं कि जो क्लेम की बात कर रहे हैं मेडिकल चेकअप वाली, वो हमारे पिछले शो में हमारे टैक्स गुरु थे मुकेश पटेल साहब, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया था, शायद उसी से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। दोनों सवाल है, बताइए कैसे जवाब देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ कि जो आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अमाउंट होती है वो 5,000 तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी इंक्लूडिंग जो ओवरऑल लिमिट है 80D की, यानी कि जो 25,000 या 50,000 विच एवर द केस में भी, उसके अंदर ये इंक्लूडेड होती है, यानी कि उसके ऊपर आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपका मेडिक्लेम पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 25,000 से कम है तो आप प्रिवेंटिव उसमें ऐड करके उसको 25,000 कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आपने पूछा उसमें क्या क्या आता है, आपने कुछ चीज़ों का नाम लिया जैसे लिपिड प्रोफाइल, एंजियोग्राफी, एक्सरे या कोरोना का टेस्ट कराया है, तो वो सब आपका इसमें इंक्लूडेड होगा, आप बिल्कुल इसको क्लेम कर सकते हैं। आपका जो पहला सवाल था वो था सेक्शन 80EEA को लेके, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले तो आपको वो कंडीशंस देखनी है कि आप वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपका कोई और घर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, आपने जो लोन है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, आपका जो लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में सैंक्शन हो, और साथ में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। और एक कंडीशन है जो सेक्शन में नहीं लिखी है लेकिन ये मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल में लिखी है कि जो प्लॉट का जो साइज है वो 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो सिटी एंड 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रो सिटी होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि आपने ये पूछा कि आप 1,20,000 आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे, और आप सेक्शन 24 की रिडम्पशन जो डिडक्शन है वो भी लेना चाहते हैं, और आप 80EEA की भी लेना चाहते हैं। दोनों आप नहीं ले सकते। अगर आप 2 लाख से ऊपर पे कर रहे होते तो आप पहले सेक्शन 24 की डिडक्शन लेते, और 2 लाख के ऊपर जो अमाउंट बचता है अगर वो 1.5 लाख से कम है तो वो 1.5 लाख तक आप क्लेम करते 80EEA में, लेकिन दोनों को ऐड करके आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। इतना तो आपने पे ही नहीं करा है तो दोनों का क्लेम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बिल्कुल दीपक उपाध्याय जी, एक तो अच्छी खबर आपको दी गई कि आप किस किस मामले पे हेल्थ चेकअप पे क्लेम ले सकते हैं, लेकिन आप जो चाह रहे थे कि होम लोन वाले मामले पे दोनों पे क्लेम करें, सेक्शन 24 और सेक्शन 80EEA, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ये एहतियात आपको बरतना होगा। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले कैश कराने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा या नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। My guest today Please subscribe the channel and press bell icon for notifications. is Shankaran Naren, Executive Director and CIO of ICICI Prudential Mutual Fund. How relevant do you think is the Howard Marks, James Montier style of investing in this, non-stop QE fueled world? The teachings of Michael Mauboussin, Howard Marks, and James Montier work spectacularly in asset classes for me. Now, where did it not work? It didn't work within equities. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन, और हर 1 मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल, और HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा, और अरिहंत कैपिटल, जनरेटिंग वेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इंदौर से विजय जैन साहब। विजय जी बताइए क्या सवाल है आपके? हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था। मेरे पास एक
मेरे फादर ने सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड दिए थे सर 2016 में। क्योंकि उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं था तो उन्होंने उनको पेपर सर्टिफिकेट मिले थे। बाद में उनकी डेथ हो जाने के बाद वो मेरे बेटे जो नॉमिनी था उसके नाम ट्रांसफर हो गए 2017 में। ठीक है। उस टाइम भी डीमैट अकाउंट नहीं था, लेकिन अभी चूंकि मेरे बेटे ने अब डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है तो डीमैट में ट्रांसफर करा दिए। अच्छा। तो अब वो एक्चुअल में उसको बेचना चाहता है, अभी जो गवर्नमेंट का प्री मैच्योर ऑफर आएगा 5 साल बाद। तो मैं ये जानना चाहता था कि प्री मैच्योर में अगर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपकी इनकम में इंक्लूड होगा, यानी कि आपके बेटे की इनकम में इंक्लूड होगा। अब दूसरी बात, आपने जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि आपको उसमें कैपिटल गेन टैक्स देना है कि नहीं। तो देखिए, 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड का। अगर आप 8 साल के बाद बेचते हैं तो ये सिर्फ सोवरन गोल्ड बॉन्ड के लिए है। अगर आप नॉर्मल गोल्ड बेचते हैं तब ये प्रावधान नहीं लगता। अगर आप इसको 8 साल के बाद बेचते हैं तो इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप इसको 8 साल से पहले बेचेंगे तो इस पर डेफिनेटली कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और आपके बेटे की इनकम में ये इंक्लूड होगा। अब आपको टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके 3 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपके ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और आपको इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। और जो क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आपके जो फादर हैं, यानी कि जो नॉमिनी के जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने जब खरीदा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification था, तब से लेके जब आपके बेटे ने इसको बेचा तब तक कैलकुलेट होगा। हमारे पास इनकम टैक्स से जुड़े कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम वादा करते हैं कि हर शो में हम जीएसटी जुड़े सवाल भी लेते हैं, तो अब बारी है जीएसटी जुड़े सवाल लेने की। नए साल में जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और नियमों में बदलाव किया है। अब जो कारोबारी हर महीने रिटर्न फाइल करते थे उनके लिए इस प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। तो गौरी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये आसान किस तरीके से बनाया गया है और किन किन कारोबारियों के लिए फ़ायदे की बात है? देखिए लक्ष्मण, ये ना बेसिकली जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जो 5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर में फॉल करते हैं। तो आपको देखना है पहले तो आपका टर्नओवर कितना है। अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आप ये स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको करना है, ये आपके लिए ऑप्शनल रखी गई है। और इसको ऑप्ट करने के लिए आपको पोर्टल में जाके यहाँ पे कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने ज्यादातर लोगों को माइग्रेट कर दिया है डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसमें फॉल करते हैं या नहीं। तो कुछ लोग मंथली स्कीम में फॉल कर रहे हैं आफ्टर माइग्रेशन और कुछ लोग क्वार्टरली फाइलिंग में फॉल कर रहे हैं। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो पोर्टल में जाके आपको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे जो स्टेट वाइज जीएसटीएन है वो देखना है, यानी कि अगर आप दिल्ली, पुणे और मुंबई में अपना जीएसटी नंबर रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको तीनों के लिए ये स्कीम ऑप्ट करनी है, आप किसी एक या दो के लिए भी कर सकते हैं। इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो जो सामने वाली पार्टी है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इसका सोल्यूशन इस स्कीम में दिया गया है कि आपके लिए एक नई फैसिलिटी लाए हैं जिसका नाम है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें आप मंथली बेसिस में आप अपनी रिटर्न में जो आपकी जो B2B सप्लाईज हैं वो अपलोड कर सकते हैं। जब मंथ एंड हो जाता है उसके एंड होने के 13 दिन तक होने के बाद 13 दिन तक आप इसको उसमें फीड कर सकते हैं। और जब आप अपने GSTR 1 भरेंगे तो आपको ये जो आपने IFF में फाइल कर दिया है ये आपको तब भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसकी जो पेमेंट है, जो GST की अमाउंट पे होना है वो अभी भी मंथली है। और इसके 2 मेथड हैं, एक फिक्स्ड सम मेथड है जिसमें 35% आपको जो पिछले महीने या पिछले क्वार्टर में पे किया है उतना पे करना है, या आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड दिया गया है जिसमें आप खुद असेस कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर कुछ शॉर्टफॉल होती है तो उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, जबकि फिक्स सम मेथड में इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि रिटर्न फाइल करने की तारीख जो है वो प्रक्रिया हर महीने की बजाय क्वार्टरली कर दिया गया है, लेकिन आपको जीएसटी चुकाना हर महीने ही है जो आपकी देनदारी बनती है। उसके 2 अलग अलग तरीके, आप जो विकल्प चाहें वो चुन सकते हैं। एक सवाल और है कि जो कारोबारी हर महीने GSTR 1 भरते थे उनके लिए भी क्या ऑप्शन है कि वो भी तिमाही भर सकते हैं? देखिए, Please subscribe the channel and press bell icon
for notification. उन्होंने तो ऑलरेडी मंथली सिलेक्ट किया हुआ था, तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप बिल्कुल इस स्कीम में आ सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आप अगर चाहते हैं, लेकिन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप इस स्कीम में आते हैं। और इसको ऑप्ट करने के लिए लक्ष्मण कुछ टाइमलाइन दी गई है। वो टाइमलाइन है आपका, जैसे सपोज जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है तो आप उसको 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक ऑप्ट कर सकते हैं, और यही टाइमलाइन हर क्वार्टर के लिए अप्लाई होती है। तो ये टाइमलाइन दी गई है, इसमें आपको ऑप्ट करना होगा। चलिए, बड़ा आश्चर्य लगा सुन करके कि आपको इनकम टैक्स हो या जीएसटी, दोनों पे आप बराबर पकड़ रखती हैं और काफ़ी बारीकी से समझाती हैं, काफ़ी आसान भाषा में, ताकि दर्शकों को बिल्कुल काम आ जाए। और हमारे साथ दर्शक जुड़ भी गए हैं मुंबई से, अश्विन डी बोडा साहब, जो कि फोन लाइन पर हैं। अश्विन जी, बताइए क्या सवाल है आपके? अच्छा गौरी जी, मेरा सवाल ये है कि हम लोग शॉप है ना वो रेंट पे देते हैं, तो उस पे जीएसटी लगता है। तो जीएसटी हम तो अभी रेगुलर नहीं, अभी करंट नहीं तो हम लोग भर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस नहीं क्या हो जाता, जब जीएसटी नो आया था तो उसका रजिस्ट्रेशन बराबर हुआ नहीं था, क्योंकि वो एरर कुछ साइट पे बता रहा था, तो हम लोग ने वो जीएसटी तभी डिपॉजिट नहीं किया। तो अभी मेरा ये सवाल क्वेश्चन है कि क्या वो जो जीएसटी मैंने नहीं भरा है वो टेनेंट को दे दूं वापस और मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, या फिर मुझे कंपलसरी वो जीएसटी भरना पड़ेगा? देखिए, आप अगर जीएसटी नंबर होल्ड करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस जीएसटी नंबर को सरकार के खाते में जमा कराया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको वापस कर दें और आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आपने उस इनकम को कमाया है और उसके ऊपर आपने जीएसटी सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट करा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको सरकारी खाते में ही जमा कराएं। ऊपर से मैं आपको ये भी बता दूं कि उस पर टीडीएस भी कटा होगा, और उस पर उन्होंने अपने पीएनएल में भी क्लेम किया होगा, और कई तरह की एक ऐसी जानकारियां होती हैं जो सरकार के पास ऑलरेडी होती हैं। कहीं पे भी मिसमैच आएगा तो आपको नोटिस आने का डर है, और अगर इस वजह से ना भी आए, किसी और वजह से अगर आपको नोटिस आता है और आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तब कि वो पोर्टल में कुछ इशू था। मैं मानती हूँ पोर्टल थोड़ा सा तंग करता है कई बारी, लेकिन ये कोई बहाना हमारा चलता नहीं है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा था इसलिए हमने उसको जमा नहीं कराया। तो आपको बिल्कुल उसको जमा कराना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है पहले की तो विद लेट फी उस रिटर्न को फाइल करने की। आप इसको जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर कर दीजिए, लेकिन जमा जरूर कराइएगा। बिल्कुल। तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं पुणे से प्रशांत यवलेकर जी, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, क्या उलझन है आपकी? थैंक यू सर जी। मेरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने जुलाई 18 में एक मटेरियल सोल्ड किया था एक शुगर फैक्ट्री को। हमने जीएसटीआर 3 भी भरा, जीएसटीआर 1 भी भरा, लेकिन जीएसटीआर 1 में परचेसर का जीएसटी नंबर डालने से बजाय दूसरे का जीएसटी नंबर डाला। अक्टूबर 2020 में हम लोगों ने जीएसटीआर 1 रिवाइज किया, उनके यहाँ पे आता है। जुलाई 18 में उन लोगों ने आईटी से लिया। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन था, लेकिन 18-19 का जो जीएसटी ऑडिट उनका था तो उन लोगों ने वो रिवर्स किया, क्योंकि जीएसटीआर 2 में वो दिखता नहीं था। ठीक है, तो मेरा सवाल है कि वो रिक्रेडिट ले सकते हैं क्या? कि वो उन्होंने लिया था लेकिन रिवर्स किया, तो अभी वो रिक्रेडिट ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मिलेगा गौरी। देखिए, अब आप इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। क्रेडिट लेने का एक टाइम पीरियड होता है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का क्रेडिट आप सितंबर 19 तक ले सकते थे, जिसकी रिटर्न अक्टूबर 19 में जाती है। अब आप वो क्रेडिट, वो आपकी जो पार्टी है वो क्रेडिट उसको नहीं ले पाई, और 2A में अगर नहीं आ रहा था और अगर आपने क्रेडिट ले भी लिया तो डेफिनेटली वो रिवर्स हो जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। ये क्रेडिट उनका बनता नहीं है, तो वो ये क्रेडिट को नहीं ले पाएंगे। तो चलिए, प्रशांत जी के मामले से एक सबक तो सबको सीखनी चाहिए कि जब भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतिए, चाहे जीएसटी के नंबर भरने हो या फिर दूसरी जानकारी आपको देनी हो। अगर गलती भी हो गई तो उसको सुधारने का आपको बहुत कम समय मिलता है। उस समय सीमा के भीतर ही आप सुधार भी सकते हैं, उस पर आप उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था आप उठा भी सकते हैं। देरी होने पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, अगली बार से प्रशांत जी इसका ख्याल रखिएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में अगर आपने कर दी है देरी तो क्या है लेट फी के नियम। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम आपकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बनी हुई हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला, और अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से अशोक अरोड़ा जी। अशोक जी, क्या सवाल है आपके? हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी जीएसटी रिटर्न्स मार्च से नहीं भरी थी मैंने, पहले कोरोना की वजह से, फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है। और अब मैं अपनी सारी रिटर्न्स भर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन उसके हिसाब से जो लेट फीस दिख रही है वो काफी ज्यादा आ रही है। अच्छा। तो क्या मैं कोई कम लेट फीस जमा करके अपनी रिटर्न्स भर सकता हूँ? ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लेट फ़ी की कैलकुलेशन होती है वो अगर तो डेट बढ़ गई है तो तब तक आपकी कोई लेट फ़ी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने उस बढ़ी हुई तारीख तक भी अपनी रिटर्न को जमा नहीं किया है तो जो लेट फ़ी है वो ओरिजिनल डेट से लगती है, इसलिए जो आपकी लेट फ़ी है वो इतनी ज़्यादा आ रही है और आपकी कैलकुलेशन से वो डिफ़र कर रही है। दूसरी बात आपने पूछी कि आप इसको बदल सकते हैं, तो जो लेट फ़ी होती है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ होके आती है, यानी कि आप जो पहली रिटर्न भरते हैं वो आपने उसकी जो लेट फ़ी है वो अगली रिटर्न में फ्रीज होके आती है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको चेंज करने का कोई प्रावधान आपके पास है नहीं, तो आपको उसी को जमा करा के अपनी रिटर्न को भरना होगा। तो मतलब कि ये जो लेट फी का कैलकुलेशन, ये जो अपने हिसाब से सोच रहे हैं वो सही नहीं है, जो फील करके आया है वो सही है, क्यों गौरी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गौरी, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.